नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज ब्लास्ट में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। चलिए खबरों के सफर को शुरू करते हैं। राजधानी में विश्व स्तरीय क्रिकेट स्टेडियम निर्माण में बड़ी खबर है। जेडीए ने आरसीए को भूमि का पट्टा व कब्जा पत्र जारी किया। आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत ने इसे लेकर संबोधन दिया। उन्होंने कहा, आरसीए के मुख्य संरक्षक सीपी जोशी ने ये सपना देखा था। जेडीए और सरकार ने इस सपने को पूरा करने में मदद की। स्टेडियम के लिए ऐसी जगह की तलाश थी जहां से प्रदेश के बड़े शहर आसानी से जुड़े हों। जगह को लेकर हमारी तकनीकी टीम ने काफी मंथन किया। बाहर से आने वाले दर्शकों को शहर में घुसने की जरूरत नहीं होगी। स्टेडियम से जुड़ी सभी गतिविधियां यहां विकसित होंगी। आगामी 2.5 महीने में इसका भूमि पूजन करेंगे और 2.5 से पौने 3 साल में स्टेडियम का काम पूरा करेंगे। हमें बीसीसीआई की तरफ से 100 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रांट देने के लिए लेटर दे दिया है। 100 करोड़ रुपए बैंक और वित्तीय संस्थाओं से यहां पर जुटाए जाएंगे और शेष राशि अन्य स्रोतों से जुटाई जाएगी। जोधपुर और उदयपुर व अन्य शहरों में भी ऐसे क्रिकेट सेंटर विकसित करने की यहां पर योजना है। तो एक बड़ी योजना है जिसे जल्द ही पूरा करने की यहाँ पर कोशिश की जाएगी। जल्दी इसका निर्माण कार्य भी शुरू हो जाएगा। लेकिन एक बड़ा सपना था जो सीपी जोशी ने देखा था। जेडीए ने आरसीए को भूमि का पट्टा व कब्जा पत्र से लेकर जारी कर दिया है। जेडीए और सरकार ने इस सपने को पूरा करने में मदद की है, ये कहना है आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत का। जयपुर में बनेगा विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम। आरसीए को आज स्टेडियम के लिए जमीन मिली है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम बनेगा जयपुर में। 75,000 की दर्शक क्षमता होगी इस स्टेडियम की। मोटेरा व मेलबर्न के बाद जयपुर की पहचान होगी। जयपुर के स्टेडियम का मैदान होगा सबसे बड़ा। पहले चरण में 45,000 दर्शकों की यहाँ पर क्षमता होगी। दूसरे चरण में 30,000 क्षमता यहाँ पर और बढ़ेगी। तो ये पूरी कोशिश यहाँ पर की जा रही है क्योंकि आरसीए को आज स्टेडियम के लिए जमीन मिल चुकी है। लेकिन खास बात है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम जयपुर में बनेगा। 75,000 की दर्शक क्षमता यहाँ स्टेडियम की होगी। मोटेरा व मेलबर्न के बाद जयपुर की पहचान होगी। जयपुर के स्टेडियम का मैदान सबसे बड़ा होगा। पहले चरण में जहां 45,000 दर्शकों की यहाँ पर क्षमता होगी और दूसरे चरण में 30,000 क्षमता और भी बढ़ेगी। मंत्रिमंडल विस्तार और नियुक्तियों की सुगबुगाहट। गहलोत पायलट कैंप के नेता दिल्ली के दौरे कर रहे हैं। कल मुख्यमंत्री गहलोत ने भी होम क्वारंटीन खत्म कर लिया। मुख्यमंत्री गहलोत ले रहे विधायकों से लगातार फीडबैक। मुख्यमंत्री ने कई विधायकों से फोन पर बात भी की है। मंत्रियों के दौरों, उनके कामकाज, बजट घोषणाओं को लेकर ब्यूरोक्रेसी की सक्रियता है। जिला अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर भी यहां पर फीडबैक लिया गया। गहलोत बना चुके हैं मंत्रियों का परफॉर्मेंस रिपोर्ट कार्ड। रिपोर्ट कार्ड के आधार पर कई मंत्रियों की छुट्टी या विभागों में बदलाव होना भी यहां पर तय माना जा रहा है। ये परफॉर्मेंस पर डिपेंड करेगा। तो मंत्रिमंडल विस्तार नियुक्तियों की सुगबुगाहट तेज है। गहलोत पायलट कैंप के नेता दिल्ली के दौरे कर रहे हैं। कल मुख्यमंत्री गहलोत ने भी होम क्वारंटीन खत्म कर लिया है। मुख्यमंत्री गहलोत अब विधायकों से लगातार फीडबैक ले रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कई विधायकों से फोन पर भी बात की है। मंत्रियों के दौरों, उनके कामकाज, बजट घोषणाओं को लेकर ब्यूरोक्रेसी की सक्रियता भी है। जिला अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर फीडबैक लिया है। गहलोत मंत्रियों का परफॉर्मेंस रिपोर्ट कार्ड बना चुके हैं। अब रिपोर्ट कार्ड के आधार पर ही कई मंत्रियों की छुट्टी भी होगी या फिर विभागों में बदलाव किया जाएगा। एसएमएस अस्पताल में आईपीडी टावर बनने से कम इंतजार होगा। इस टावर में होंगे एक साथ कई ऑपरेशन थिएटर उपलब्ध। उसके चलते ऑपरेशन के लिए नहीं करना होगा लंबा इंतजार। जेडीए आयुक्त गौरव गोयल ने इसे लेकर जानकारी दी और कहा कि प्रदेश की सबसे ऊंची इमारत होगी जहां पर सुविधाएं होंगी। एक साथ 100 रजिस्ट्रेशन केंद्रों की यहां पर व्यवस्था होगी ताकि रजिस्ट्रेशन के लिए मरीजों की लंबी कतार यहां पर न लग सके। इस 22 मंजिला इमारत में 3 बेसमेंट भी होंगे और साथ ही इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की इमारत भी यहां पर बनेगी। जेडीए, आवासन मंडल, स्मार्ट सिटी व अन्य एजेंसियां भी काम कर रही हैं और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए मिलकर ये काम किया जा रहा है ताकि और भी ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो हेल्थ का। यहाँ पर टावर बनेगा। एसएमएस अस्पताल में आईपीडी टावर बनने से यहाँ पर इंतजार कम हो जाएगा। जो अब तक बड़ा लंबा इंतजार करना पड़ता था, इस टावर में एक साथ कई ऑपरेशन थिएटर उपलब्ध होंगे ताकि कई ऑपरेशन एक साथ यहाँ पर किए जा सके और इंतजार जितना लंबा किया जा रहा था अब उसका वक्त यहाँ पर कम हो जाएगा। जेडीए आयुक्त गौरव गोयल ने इसे लेकर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सबसे ऊंची इमारत होगी जहाँ पर ये सभी सुविधाएं होगी। एक साथ 100 रजिस्ट्रेशन केंद्रों की यहाँ पर व्यवस्था भी होगी ताकि रजिस्ट्रेशन के लिए मरीजों की लंबी कतार यहाँ पर ना लगे। और इस 22 मंजिला इमारत में 3 बेसमेंट भी होंगे और साथ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की इमारत भी यहाँ पर बनेगी। जेडीए, आवासन मंडल, स्मार्ट सिटी व एजेंसियां यहाँ पर काम कर रही हैं। इसे लेकर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम किया जा रहा है।
प्रशासन शहरों के संग अभियान के लिए जेडीए ने कमर कसी है। जेडीए आयुक्त गौरव गोयल ने इसे लेकर बयान दिया। कहा, कॉलोनियों के नियमन के लिए जेडीए ने 3 श्रेणियां तैयार की हैं। पहली श्रेणी में वे अनुमोदित कॉलोनियां हैं जिनमें पट्टे देने हैं। दूसरी श्रेणी में नियमन योग्य कॉलोनियों को रखा गया है और तीसरी श्रेणी में उन कॉलोनियों को रखा गया है जिनमें भूखंडों का पट्टा देने में तकनीकी अड़चनें आ रही हैं। इनके निराकरण के लिए जेडीए सरकार को प्रस्ताव भेजेगा। अभियान शुरू होने से पहले ही जेडीए समस्त कार्रवाई करेगा ताकि अभियान के पहले दिन से ही पट्टा देना यहां पर शुरू किया जाए। शहर के ड्रोन सर्वे के लिए जेडीए ने टेंडर भी जारी कर दिया है। तो यहाँ जेडीए ने टेंडर जारी किया है। लगातार कोशिशें की जा रही हैं। यहाँ पहली श्रेणी में वे अनुमोदित कॉलोनियां हैं जिनमें पट्टे देने हैं। बता दें आपको, प्रशासन शहरों के संग अभियान के लिए ही जेडीए ने कमर कस ली है। जेडीए आयुक्त गौरव गोयल ने इसे लेकर कहा है कि कॉलोनियों के नियमन के लिए जेडीए ने 3 श्रेणियां तैयार की है। 3 श्रेणियों में काम होगा, जहां पहली श्रेणी में अनुमोदित कॉलोनियां होंगी जिनमें पट्टे देने हैं। दूसरी श्रेणी में नियमन योग्य कॉलोनियों को रखा गया है और तीसरी श्रेणी में उन कॉलोनियों को रखा गया है जिनमें भूखंडों का पट्टा देने में तकनीकी अड़चनें आ रही और इनके निराकरण के लिए जेडीए सरकार को प्रस्ताव भेजेगा। अभियान शुरू होने से पहले ही जेडीए समस्त कार्रवाई करेगा ताकि अभियान के पहले दिन से ही पट्टा देना यहां पर शुरू किया जाए। शहर के ड्रोन सर्वे के लिए जेडीए ने टेंडर भी जारी कर दिया है। 700 करोड़ रुपए के नए प्रोजेक्ट्स पर बड़ी खबर है। जवाहर सर्किल प्रोजेक्ट के लिए अब टेंडर जारी होंगे। जेडीए आयुक्त गौरव गोयल ने इसे लेकर जानकारी दी और कहा कि काम शुरू करने के लिए इसी सप्ताह टेंडर जारी करेंगे। बीजू बाईपास व लक्ष्मी मंदिर तिराहे के लिए ये जारी किया जाएगा और इन प्रोजेक्ट्स के लिए जुलाई मध्य में ही टेंडर जारी किए जाएंगे। ओटीएस चौराहे के प्रोजेक्ट के लिए जुलाई अंत में ये टेंडर जारी होंगे। चारों प्रोजेक्ट्स का काम मौके पर सितंबर तक शुरू करने का लक्ष्य है और उसके बाद रामबाग चौराहे का प्रोजेक्ट हाथ में लिया जाएगा। तो ये पूरी कोशिश है। देखिए, जेडीए आयुक्त गौरव गोयल ने भी इसे लेकर जानकारी दी है। 700 करोड़ रुपए के नए प्रोजेक्ट्स पर यह बड़ी खबर है, जहां जवाहर सर्किल प्रोजेक्ट के लिए ये टेंडर जारी होंगे। उन्होंने कहा कि काम शुरू करने के लिए इस सप्ताह टेंडर जारी करेंगे। बीजू बाईपास व लक्ष्मी मंदिर तिराहे के लिए ये जारी करेंगे और इन प्रोजेक्ट्स के लिए जुलाई मध्य में ही टेंडर को जारी किया जाएगा। ओटीएस चौराहे के प्रोजेक्ट के लिए जुलाई अंत में टेंडर जारी होंगे। वहीं चारों प्रोजेक्ट्स का काम मौके पर यानी सितंबर तक शुरू करने का यहाँ पर लक्ष्य और उसके बाद रामबाग चौराहे का प्रोजेक्ट हाथ में लिया जाएगा। कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की नई रणनीति। पुत्र विजय बैंसला के आंदोलन की चेतावनी। पिता के अस्पताल से छुट्टी होने के साथ ही अब दी खुद की पार्टी को चेतावनी। कर्नल बैंसला के पुत्र विजय बैंसला ने केंद्र से कहा, 2 टूक। केंद्र ने अब तक अटका रखा है एमबीसी आरक्षण, जबकि राज्य सरकार ने तो अपना काम किया है। एमबीसी आरक्षण पर भविष्य में कोर्ट का स्टे आता है तो फिर उसकी पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की ही होगी। राजस्थान से 3 केंद्रीय मंत्री होने के बावजूद भी अधूरी अब तक बात रही है। इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। तो कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की यह नई रणनीति। पुत्र विजय बैंसला के आंदोलन की चेतावनी है। पिता के अस्पताल से छुट्टी होने के साथ ही अब खुद की पार्टी को ही चेतावनी इन्होंने दी है। कर्नल बैंसला के पुत्र विजय बैंसला ने केंद्र से कहा है, 2 टूक। केंद्र अब तक अटका रखा है एमबीसी आरक्षण और ये केंद्र ने ही अटकाया है, जबकि राज्य सरकार ने तो अपना काम किया है। एमबीसी आरक्षण पर भविष्य में कोर्ट का स्टे आता है तो फिर उसकी पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की ही होगी। राजस्थान से 3 केंद्रीय मंत्री होने के बावजूद बात अधूरी है। राजभवन का राज्यपाल जन्मदिवस समारोह। बृहस्पतिवार का राजभवन का कलराज मिश्र जन्मदिन समारोह रहा है और समारोह में अशोक गहलोत और डॉक्टर सीपी जोशी दोनों ने प्रभावी भाषण दिए, लेकिन संविधान विशेषज्ञ सीपी जोशी के भाषण ने सबको चौंकाया। बाड़ेबंदी के दौरान हुए राजनीतिक घटनाक्रम में राज्यपाल की भूमिका पर सीपी ने व्यंग बाण छोड़े और इसी प्रकार देश की राजनीति में संघ परिवार की भूमिका पर भी सवाल उठाए। बहुत प्यार, विनम्रता और हंसी के ठहाकों के माहौल में सीपी ने सबको धोया। अपने नेचुरल एलाय सीपी की प्रतिभा और वाक्पटुता से गहलोत गदगद हुए। मास्क में छुपे चेहरे से दिख रही मुस्कान को भी गहलोत रोक नहीं पाए। सीपी के भाषण के दौरान डॉक्टर कलराज मिश्र और ओम बिरला भी थोड़े असहज हुए थे और किसी को काटो तो खून नहीं, लेकिन बाद में खुद सीपी और गहलोत ने अपने भाषण में हालात को सुधारा और फिर जमकर की जेंटलमैन राज्यपाल की तारीफ। अब सीपी के भाषण की कांग्रेस और भाजपा दोनों पार्टियों के आला कमान में गूंज है। जो सीपी जोशी ने भाषण दिया, लेकिन बहुत ही प्यार से जिस तरह से उन्होंने भाषण दिया, विनम्रता नजर आई। हंसी के ठहाकों के माहौल में सीपी ने यहाँ अपने भाषण के दौरान सबको धोया। अपने नेचुरल एलाय सीपी की प्रतिभा और वाक्पटुता से गहलोत भी गदगद नजर आए। मास्क में छुपे चेहरे से दिख रही मुस्कान को भी गहलोत रोक नहीं पाए। सीपी के भाषण के दौरान डॉक्टर कलराज मिश्र और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला थोड़े असहज जरूर नजर आए और किसी को काटो तो खून नहीं, लेकिन बाद में खुद सीपी और गहलोत ने अपने भाषण में हालात को सुधारा।
जयपुर एयरपोर्ट एनवायरमेंट मैनेजमेंट कमेटी की बैठक, संभागीय आयुक्त दिनेश कुमार यादव की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। एयरपोर्ट पर मानसून के दौरान पक्षियों के बढ़ते मूवमेंट को लेकर चर्चा हुई। एयरपोर्ट के सराउंडिंग एरिया में साफ सफाई रखने को लेकर चर्चा हुई। जेडीए, नगर निगम और वन विभाग के अधिकारी भी बैठक में मौजूद रहे। एयरपोर्ट के आसपास अनाधिकृत मीट शॉप को बंद कराने के लिए निर्देश दिए गए। मीट शॉप द्वारा साफ सफाई नहीं रखने पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। वहीं वन विभाग द्वारा भी वन्य जीवों को पकड़ने की नियमित मॉनिटरिंग करने को भी यहाँ कहा गया है। तो एयरपोर्ट के आसपास अनाधिकृत मीट शॉप को बंद कराने के यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं। संभागीय आयुक्त दिनेश कुमार यादव की अध्यक्षता में अहम बैठक हुई थी। एयरपोर्ट पर मानसून के दौरान पक्षियों के बढ़ते मूवमेंट को लेकर ही इस बैठक में चर्चा हुई। एयरपोर्ट के सराउंडिंग एरिया में साफ सफाई रखने को लेकर चर्चा हुई है, जिसे लेकर निर्देश भी दिए गए। एयरपोर्ट के आसपास अनाधिकृत मीट शॉप को बंद कराने के निर्देश दिए। मीट शॉप द्वारा साफ सफाई नहीं रखने पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। वहीं वन विभाग द्वारा भी वन्य जीवों को पकड़ने की नियमित मॉनिटरिंग करने को भी कहा गया है। जयपुर एयरपोर्ट पर 1 जुलाई को बढ़ा यात्री भार। कुल 17 फ्लाइट्स का आगमन हुआ है और इन फ्लाइट्स के जरिए 2100 यात्री जयपुर पहुंचे। वहीं एयरपोर्ट से कुल 17 फ्लाइट्स का डिपार्चर हुआ। इन 17 फ्लाइट से 1797 यात्रियों का डिपार्चर हुआ है और धीरे धीरे एयरपोर्ट पर फ्लाइट संचालन और यात्रियों का आवागमन यहां पर बढ़ा है। तो 1 जुलाई से ये तस्वीर बदली हुई नजर आ रही है, जहां जयपुर एयरपोर्ट पर 1 जुलाई से यात्री भार बढ़ा है। कुल 17 फ्लाइट का आगमन हुआ और इन फ्लाइट्स के जरिए 2100 यात्री जयपुर पहुंचे। पर्यटन विभाग ने जारी की हेरिटेज होटल की नई गाइडलाइन। ये गाइडलाइन ऑपरेटिंग हेरिटेज होटल और हेरिटेज प्रॉपर्टी से संबंधित है। गाइडलाइन के अनुसार हेरिटेज प्रॉपर्टी का मतलब कोई भी बिल्डिंग, किला, महल, रेसिडेंस, कास्टल, हंटिंग लॉज जो 1 जनवरी 1950 से पहले का बना हुआ है। पहले हेरिटेज का सर्टिफिकेट ऑफलाइन जारी किया जाता था, लेकिन अब जारी किया जाएगा ऑनलाइन। हेरिटेज प्रॉपर्टी का एज प्रूफ अब लोकल तहसीलदार के द्वारा है, लेकिन लोकल अथॉरिटी के द्वारा या फिर पुरातत्व विभाग के द्वारा इसे जारी किया जा सकता है। इस गाइडलाइन से हेरिटेज प्रॉपर्टी का पट्टा लेना अब आसान हो जाएगा। हेरिटेज प्रॉपर्टी में अब 50% तक का न्यू कंस्ट्रक्शन भी मान्य होगा। तो लोकल अथॉरिटी के द्वारा या फिर अब पुरातत्व विभाग के द्वारा इसे जारी किया जा सकता है। तो नई गाइडलाइन के अनुसार हेरिटेज प्रॉपर्टी का मतलब अब कोई भी बिल्डिंग, किला, महल हो सकता है, रेजिडेंस, कास्टल, हंटिंग लॉज जो 1 जनवरी 1950 से पहले का बना हुआ है, यानी कि इसका निर्माण 1 जनवरी 1950 के पहले का हुआ हो। पहले हेरिटेज का सर्टिफिकेट ऑफलाइन जारी किया जाता था, लेकिन अब इसे ऑनलाइन जारी किया जाएगा। हेरिटेज प्रॉपर्टी का एज प्रूफ अब लोकल तहसीलदार के द्वारा होगा। वहीं लोकल अथॉरिटी के द्वारा या फिर पुरातत्व विभाग के द्वारा भी इसे जारी किया जा सकता है। और इस गाइडलाइन से हेरिटेज प्रॉपर्टी का पट्टा लेना अब आसान हो जाएगा। हेरिटेज प्रॉपर्टी में अब 50% तक का न्यू कंस्ट्रक्शन भी मान्य होगा। महंगाई की पटरी पर तेज रफ्तार दौड़ रहे पेट्रोल डीजल। 60 दिन में पेट्रोल 9 रुपए 14 पैसे और डीजल 9 रुपए 9 पैसे यहां पर महंगा हुआ है। कोरोना संकट के दौर में आम आदमी की जेब तराश रही है तेल कंपनियां। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत चढ़ने का भी असर है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत $75 प्रति बैरल है और ऐसे में देश में तेल कंपनियां अभी और भी दाम बढ़ा सकती हैं। आज पेट्रोल 105 रुपए 91 पैसे तो डीजल 98 रुपए 29 पैसे के उच्चतम स्तर पर है। तेल की कीमतें बढ़ने से खाद्य, निर्माण व अन्य जरूरी वस्तुएं भी यहाँ पर महंगी हुई है। केंद्र और राज्य सेंट्रल एक्साइज और वैट में कमी को भी यहाँ पर तैयार नहीं है। हालांकि राज्य सरकार पिछले दिनों वैट में कमी कर चुकी है। 2% की कमी वैट में राज्य सरकार ने की थी, लेकिन जिस तरह से लगातार कीमतें बढ़ रही हैं, महंगाई की मार आम जन पर है। यहाँ 60 दिन में पेट्रोल 9 रुपए 14 पैसे तो डीजल 9 रुपए 9 पैसे महंगा हुआ है। चलिए बढ़ते आगे। कांग्रेस में विवाद थामने की कोशिश है। दोनों कैंप्स के नेताओं को नसीहत दी गई है। किसी भी तरह की बयानबाजी से बचने की ये नसीहत दी गई। आलाकमान के हस्तक्षेप के बाद ये नसीहत दी गई। प्रभारी माकन ने प्रदेश के नेताओं को कही बयानबाजी पर कंट्रोल के बाद माकन ने नेताओं को दिया समस्याओं के समाधान का आश्वासन। पिछले दिनों दोनों कैंप्स के लोगों ने माकन से दिल्ली में मुलाकात की थी। तो दोनों ही कैंप के लोगों ने मुलाकात दिल्ली जाकर की थी, लेकिन कांग्रेस में विवाद थामने की ये बेहद अहम कोशिश है, जहां दोनों कैंप्स के नेताओं को नसीहत दी गई है। किसी भी तरह की बयानबाजी से बचने की नसीहत दी गई है। आलाकमान के हस्तक्षेप के बाद ही यह नसीहत दी गई। प्रभारी माकन ने प्रदेश के नेताओं से कहा है कि बयानबाजी पर कंट्रोल रखें। माकन ने नेताओं को समस्याओं के समाधान का भी आश्वासन दिया।
स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी ने किया विधानसभा में समितियों का पुनर्गठन। सचिन पायलट, विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा बने एथिक्स कमेटी के सदस्य। मंत्रिमंडल से हटाने पर किया गया था इस कमेटी में शामिल। अब पुनर्गठन में भी तीनों नेताओं को इसी कमेटी में रखा गया है। दीपेंद्र सिंह शेखावत की अध्यक्षता में यह एथिक्स कमेटी है। सामान्यतः वरिष्ठ नेताओं को इस कमेटी में रखा जाता है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी इसी कमेटी की सदस्य थी। विधानसभा की अन्य समितियों में भी यथावत सदस्य रखे गए हैं। तो स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी ने विधानसभा में समितियों को पुनर्गठन किया है। समितियों का सचिन पायलट, विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा एथिक्स कमेटी के सदस्य बने हैं। प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए राहत भरी खबर है। भर्तियां निर्बाध तरीके से कैसे पूरी हो, इसकी रिपोर्ट 15 जुलाई तक देनी है। अपनी सिफारिशों के साथ अब रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है। भर्तियों से जुड़े सभी पहलुओं का गहराई से परीक्षण किया जा रहा है। कल सचिवालय में भर्तियों को लेकर गठित कमेटी की 2 घंटे बैठक हुई। पूर्व आरपीएससी चेयरमैन एमएल कुमावत की अध्यक्षता वाली कमेटी की बैठक हुई है। बैठक में अनावश्यक विलंब करने वाले सभी पहलुओं पर मंथन हुआ। भर्तियों को लेकर कमेटी ने संभावित कानूनी अड़चनों पर भी यहाँ पर मंथन किया है और अब कमेटी 15 जुलाई तक सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप सकती है। डिजिटलाइजेशन को लेकर वसुंधरा राजे का सरकार पर निशाना। कहा, न्यू इंडिया के संकल्प को समर्पित डिजिटल इंडिया का उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हमारी भाजपा सरकार ने राजस्थान में काम किया है। एक डिजिटल प्रदेश बनाने का ये निर्णय लिया गया ताकि प्रदेश के युवाओं व महिलाओं को लाभ मिले, शिक्षित एवं सशक्त बनाकर उन्हें रोजगार के माध्यम उपलब्ध करवा सके। इस दिशा में हमने जयपुर में भामाशाह स्टेट डेटा सेंटर की शुरुआत की, जो दुनिया में सरकारी क्षेत्र का पहला TIR-IV डेटा सेंटर है और साथ ही एशिया में मात्र दूसरा डेटा सेंटर होने का भी गौरव प्राप्त हुआ है। और इतना ही नहीं, स्टार्टअप के उचित अवसर प्रदान करने के लिए ये काम किया गया। झलाना में भामाशाह टेक्नो हब भी स्थापित किया गया है। वही प्रदेश भर में आई स्टार्ट, डिजी फेस्ट व ग्राम जैसे कार्यक्रम है। कार्यक्रमों का आयोजन कर लोगों को आधुनिक संरचनाओं से अवगत कराया है, लेकिन अफसोस वर्तमान कांग्रेस सरकार ने ठंडे बस्ते में इसे डाला है। डिजिटलीकरण के क्षेत्र में राजस्थान को पीछे धकेला गया है, तो राजस्थान अब पीछे हुआ है इसमें। प्रदेश भर में आई स्टार्ट, डिजी फेस्ट व ग्राम जैसे कार्यक्रम आयोजित हुए। कार्यक्रमों का आयोजन कर लोगों को आधुनिक संरचनाओं से अवगत कराया गया है, लेकिन अफसोस है कि वर्तमान कांग्रेस सरकार ने इसे ठंडे बस्ते में डाला है। डिजिटलीकरण के क्षेत्र में राजस्थान को पीछे धकेला गया। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने गठित की है समितियां। 2021-22 के लिए 4 वित्तीय एवं 15 अन्य समितियों का गठन किया गया। नियम समिति में महत्वपूर्ण राजनेताओं को स्थान दिया गया है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को नियम समिति में लिया गया है। वहीं पूर्व स्पीकर कैलाश मेघवाल भी शुमार है इस समिति में। डॉक्टर सीपी जोशी ने बनाई सदाचार समिति भी। सचिन पायलट को सदाचार समिति में शामिल किया गया है। पायलट के विभिन्न विश्वस्त पूर्व स्पीकर दीपेंद्र सिंह भी इस समिति में शुमार हुए हैं। पायलट के एक और अन्य विश्वस्त रमेश मीणा भी इसी कमेटी में शामिल हुए हैं। विश्वेंद्र सिंह को भी इसी कमेटी में स्थान मिला है। तो पुनर्गठन किया गया है कमेटियों का और समितियों का गठन यहां पर किया गया। 2021-22 के लिए 4 वित्तीय और 15 अन्य समितियों का गठन हुआ है। नियम समिति में महत्वपूर्ण राजनेताओं को स्थान दिया गया है, जिसमें पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को भी नियम समिति में लिया गया है। तो पूर्व स्पीकर कैलाश मेघवाल भी इसी समिति में शुमार हुए हैं। राजस्थान रोडवेज कर्मियों के लिए खुशखबरी है। रोडवेज में लागू हो सकता है 7वां वेतनमान। रोडवेज की समीक्षा बैठक में परिवहन मंत्री खाचरियावास ने प्लान मांगा और कहा 7वां वेतनमान लागू होने के बाद खर्च की यहाँ पर बनाई जाएगी एक विस्तृत रिपोर्ट। रोडवेज में 7वां वेतनमान लागू करवाने के लिए ये पूरी कोशिश की जाएगी। पिछले काफी समय से रोडवेज में 7वें वेतनमान की मांग कर रहे हैं कर्मचारी। अक्टूबर में पूरी तरह तैयार हो जाएगा प्रदेश का सबसे बड़ा सिंधी कैंप बस स्टैंड। समीक्षा बैठक में परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने निर्देश दिए हैं और उन्होंने कहा 3 महीने में बस अड्डे के बाकी बचे काम को हर हाल में पूरा किया जाए। 3 महीने की सिंधी कैंप बस स्टैंड का यहां पर उद्घाटन किया जाएगा। बैठक में प्रताप सिंह खाचरियावास ने इसे लेकर नाराजगी भी जताई। रोडवेज में घाटे के कारणों का पता लगाने के लिए बनी कमेटी की मीटिंग नहीं होने पर ये नाराजगी व्यक्त की है। मंत्री के निर्देशों के बाद जनवरी में बनी थी ये कमेटी, जिसे 3 महीने में अपनी रिपोर्ट देनी थी, लेकिन 6 महीने गुजर जाने के बाद भी रिपोर्ट तो दूर कमेटी की बैठक ही नहीं हो पाई और इसी पर नाराजगी व्यक्त की परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कि आखिर मीटिंग यहां पर नहीं हो पाई, जबकि इतना वक्त गुजर गया और न ही रिपोर्ट सबमिट की गई।